दोस्तों मैं राग बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। ये मेंबर्स ओनली वीडियो है, मेंबर्स को मेरा स्वागत। और आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से शायद HIV का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी बन सकता है और बहुत ही बढ़िया बन सकता है। पहले हमारा डिस्क्लेमर देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत उम्मीद दे रहा है कि इसकी वजह से HIV का फंक्शनल क्योर बहुत जल्द निकल पाएगा और बहुत ही बढ़िया निकलेगा। लेकिन ये थेरेपी भी अर्ली स्टेज में है, बहुत ही अच्छी कंपनी इस पर काम कर रही है, लेकिन HIV के लिए नहीं है फ़िलहाल। लेकिन इसी थेरेपी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके HIV के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सब समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि मैं किस थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से चल रही है और ये कंपनी कुछ नया आविष्कार कर रही है। वो नया आविष्कार क्या है और उसकी वजह से उनका अभी जो इलाज है वो कैसे बेहतर हो सकता है, और उनका वो जो नया मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे कंपनियां HIV की फंक्शनल क्योर बना सकती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो पहले हम जाते हैं क्रिस्पर थेरेपेटिक्स नाम की कंपनी के वेबसाइट में। तो दोस्तों ये है क्रिस्पर थेरेपेटिक्स का वेबसाइट, और इस वेबसाइट में आप ये पाइपलाइन पेज में हो और यहाँ पर हेमोग्लोबिनोपैथीज लिखा हुआ है। हेमोग्लोबिनोपैथीज का मतलब है रक्त में जो भी दोष है उसके बारे में हेमोग्लोबिनोपैथीज कहा जाता है। और इसमें है सिकल सेल डिजीज़, जहाँ पर रक्त अच्छी तरह से रक्त की कोशिकाएं या सेल्स नहीं बनते हैं, इसके लिए उसको सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। फ़िलहाल सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स जो है उनको जो दवाई दिया जाता है उसका इतना असर नहीं है, और इनको हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उनकी शरीर में जगह जगह पर रक्त जमा हो जाती है और उसकी वजह से सूजन होती है और उनको बहुत दर्द होता है। इसे VOEs कहते हैं। VOEs बहुत परेशानी वाली परिस्थिति होती है, और उससे बचने के लिए बार बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता, फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया जाता। इसकी वजह से इन्हें बहुत परेशानी होती है। और सिकल सेल डिजीज़ की जो थेरेपी है इनका बनाया हुआ, इसे कैसजेवी कहते हैं। कैसजेवी नाम है उसकी, ब्रांड नेम। और कैसजेवी जो है वो जीन थेरेपी है, और वो कैसजेवी जीन थेरेपी देने के बाद पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाती है और उनको सिकल सेल डिजीज़ का जो सिम्टम्स है वो चले जाते हैं। और ये किस तरह से काम करती है ये आपको पहले समझना पड़ेगा ताकि मेरा बाकी का चीज़ें आप समझ पाओ। तो ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है। तो हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर। तो सिकल सेल डिजीज़ का ये जो इलाज है, इसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले पेशेंट को एक दवा देते हैं जिसकी वजह से बोन मैरो में से कुछ स्टेम सेल्स छूट जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो डॉक्टर्स वो स्टेम सेल को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके 2 ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप को संभाल के रख देते हैं फ्यूचर के लिए, और दूसरा ग्रुप को लेकर उसमें जीन एडिटिंग करते हैं शरीर के बाहर। वो स्टेम सेल्स को एडिट करते हैं ताकि वो स्टेम सेल्स को वापस बोन मैरो के अंदर डाल दिया जाए। तो एक बार जीन एडिटिंग हो जाए स्टेम सेल्स पे, तो फिर डॉक्टर्स लोग बसल्फन नाम की एक केमिकल कंडीशनिंग एजेंट है वो पेशेंट के शरीर में डालते हैं। ये बसल्फन का जो केमिकल है वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो जाकर बोन के अंदर जितने भी बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं उसको उखाड़ देता है, उसको मार डालता है। लेकिन साथ ही साथ बसल्फन शरीर के सभी सेल्स को परेशान करता है। इसकी वजह से कभी कभी साइड में आपको कैंसर हो सकता है, किडनी, लंग, लीवर का। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और जब पेशेंट को केमिकल एजेंट दिया जाता है तो उसके शरीर को बहुत पीड़ा होती है और उसके शरीर को बहुत रिस्क हो जाता है। इसकी वजह से बोन मैरो जो है उसका ट्रांसप्लांट सिर्फ लास्ट स्टेज में किया जाता है कि भाई कुछ भी काम नहीं कर सकता, अगर बोन मैरो न ट्रांसप्लांट करे तो पेशेंट मरने वाला है, तो तब वो लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। क्योंकि इसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये केमिकल या रेडिएशन मेथड यूज़ करता है जो बोन मैरो के अलावा पूरे शरीर को डैमेज कर देता है, राइट। लेकिन फ़िलहाल ये लोग केमिकल कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, बसल्फन, और इसकी वजह से वो जो पेशेंट है उसको काफ़ी तकलीफ होती है। फिर भी जो कि उनको हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार VOEs होते हैं,
जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त दी गई है। तो ये कंपनी कैसजेवी इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले पेशेंट की स्टेम सेल कलेक्ट करती है, स्टेम सेल को मॉडिफाई करती है, उसके अंदर एडिटिंग करती है ताकि वो स्टेम सेल में से जो ब्लड सेल बने वो सिकल सेल डिजीज़ के बिना हो। तो इस तरह का एडिटिंग कर देती है। फिर बसल्फन केमिकल कंडीशनिंग यूज़ करके उसका बोन मैरो को साफ़ कर देती है और ये एडिट किया हुआ जो स्टेम सेल्स है जिसे कैसजेवी ब्रांड नेम दिया है उसे शरीर के अंदर डाल देते हैं। वो शरीर में जाकर खाली जो बोन मैरो है उसमें जाकर बस जाता है और वहाँ पर जड़ पकड़ लेता है। फिर उसमें से जो ब्लड सेल्स निकलती है वो करेक्ट ब्लड सेल्स रहती है और पेशेंट को सिकल सेल डिजीज से मुक्ति मिल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम है। और आप में से कई लोग पूछते हो HIV के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते हैं, फिर वो बर्लिन पेशेंट जैसे हम भी हो जाएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ ना कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत ही खतरनाक है और ये सिर्फ लास्ट मोमेंट में किया जा सकता है। उसके वजह से HIV पेशेंट्स को नहीं मिलता है, क्योंकि करंटली ART जब पेशेंट्स लेता है तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं रहती है, नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं, उनको कोई मेजर परेशानी नहीं है। उसके वजह से अभी जिस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, इसलिए उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं दिया जाता। और अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो जितने भी पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट दे के HIV से छुटकारा मिला है उन सबको किसी न किसी तरह का ब्लड कैंसर था जिसकी वजह से उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट देनी पड़ी, राइट। तो इसी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट HIV वाले को नहीं मिलती है। अब अगर आप ये थेरेपी देखोगे तो इसका एक आविष्कार चल रहा है, ये कंपनी एक नेक्स्ट लेवल में इसी थेरेपी को नेक्स्ट लेवल में कर रही है। अभी जो थेरेपी है इनकी, इसमें स्टेम सेल को शरीर से बाहर निकल कर फिर मॉडिफाई करके वापस डाला जाता है। इसको हम ऑटोलोगस ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन इनकी जो नई मेथड है वो CD117 ADC है। इसमें वो क्या कहते हैं कि HSC जो है, स्टेम सेल्स जो है, उसमें CD117 हमेशा मिलती है, राइट। तो इन्होंने क्या किया है कि लिक्विड नैनो पार्टिकल नाम की एक चीज़ ली है और उसमें एक छोर में इन्होंने एंटी CD117 एंटीजन लगा दी है जो CD117 को ढूंढते हुए जाएगी और जब CD117 उसे मिल जाएगी तो उसके साथ वो चिपक जाएगी, राइट। तो एक तरफ इन्होंने एंटी CD117 लगा दी है नैनो पार्टिकल में और दूसरी तरफ इन्होंने जीन एडिटिंग टूल लगा दी है और इसे शरीर में छोड़ देंगे, पेशेंट के शरीर में। तो जब ये पेशेंट के शरीर में जाएगा तो वो सीधे जाकर बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो में जाकर जितने भी स्टेम सेल्स है उसके CD117 में जाके चिपक जाएगा और जैसे ही वहाँ वो चिपक जाएगा तो लिक्विड नैनो पार्टिकल्स के अंदर जो इनके पास जीन एडिटिंग टूल डाला हुआ है वो जीन एडिटिंग टूल जो है वो स्टेम सेल के अंदर जाएगा और एडिट करेगा उसको कुछ इस तरह से कि आगे चलकर वो स्टेम सेल में से जो ब्लड सेल्स बनती है वो ब्लड सेल्स में SCD नहीं होगी, सिकल सेल नहीं होगी। तो इस तरह से उसको शरीर के अंदर ही एडिट करके क्योर कर देंगे। पहले वाला जो था वो एलोजेनिक क्योर था, ऑटोलोगस क्योर था, और अभी का क्योर जो है वो इन वाइवो क्योर है, यानी कि बॉडी के अंदर जीन एडिटिंग करके उसको क्योर किया जाता है और ये सिर्फ HSC सेल्स पे जाके इम्पैक्ट करेगा। और इनके पास दूसरा एक भी थेरेपी है जो अभी ट्रायल्स में है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। उसमें वो वही करते हैं, वही लिक्विड नैनो पार्टिकल लेते हैं, लेकिन एक तरफ CD117 लगाया है उन्होंने और दूसरी तरफ उन्होंने साइटोकाइन लगा दिया है। साइटोकाइन जो है वो जहर है जो सेल को मार सकता है। तो जब ये पेशेंट के शरीर में डालेंगे तो ये पेशेंट के शरीर के अंदर जाएगा और सीधे बोन मैरो के अंदर जाएगा और वहाँ पर जितने भी स्टेम सेल्स है उसके CD117 में जाके चिपक जाएगा और ये लिक्विड नैनो पार्टिकल के अंदर उन्होंने जो साइटोकाइन रखा है वो वहाँ छूट जाएगी और स्टेम सेल को ख़त्म कर देगी। तो इस तरह से बोन मैरो में जितने भी स्टेम सेल्स हैं उसको सफ़ा चट कर दिया जाएगा। नाउ वो जब सफ़ा हो जाएगा तो नए स्टेम सेल्स को उसके अंदर डालकर उसे नॉर्मल किया जा सकता है और पेशेंट के अंदर जो बीमारी है वो निकल सकती है। तो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है काफ़ी आसान पड़ जाएगा। अगर ये थेरेपी अगर सक्सेस हो गई तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी आसान पड़ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दो आविष्कार सक्सेसफुल हो गए तो क्यों ना ऐसा हो कि ये CD117 ADC का जो थेरेपी है जिसमें जीन एडिटिंग जो है सिकल सेल ठीक करने के लिए किया जाता है शरीर के अंदर, स्टेम सेल के अंदर, क्यों ना हम वहीं पर दूसरा जीन एडिटिंग टूल डाल दें इसके बजाय,
जो स्टेम सेल में ऐसा चेंज करेगा कि उसके अंदर से जो CD4 टी सेल बनेगी उसमें CCR5 म्यूटेशन होगी, राइट। अगर ऐसा हम कर सके तो फिर HIV जो है उसका फंक्शनल क्योर मिल जाएगा, राइट। और हर एक व्यक्ति को ये किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है एकदम सिर्फ डायरेक्टली बोन मैरो में जाके सिर्फ बोन मैरो को अफेक्ट करेगा, बाकी किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी संभावना है ये नेक्स्ट जेन कंडीशनिंग की। अगर नेक्स्ट जेन कंडीशनिंग बोन मैरो का सफा चट कर सकता है, पेशेंट को ज़्यादा परेशान करे बगैर और पेशेंट के दूसरे शरीर के अंग को डैमेज किए बगैर, तो फिर HIV वालों को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया जा सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि HIV पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल में ले आए, पहले उसका स्टेम सेल्स निकाले, स्टेम सेल्स को एडिट कर दे कुछ इस तरह से कि वो स्टेम सेल्स में से जो CD4 टी सेल बनेगी उसमें CCR5 म्यूटेशन होगा, और ये करने के बाद ये नेक्स्ट जेन कंडीशनिंग को इस्तेमाल करते हुए बोन मैरो का सफा चट कर दें और ये एडिट किया हुआ स्टेम सेल्स जो है पेशेंट के शरीर में डाल दें, वो जाकर बोन मैरो में बैठ जाएगा और वहाँ पर से वो नए CD4 टी सेल्स बनाएगा, और वो नए CD4 टी सेल्स जो है वो CCR5 म्यूटेशन वाले होंगे, और उसके वजह से पेशेंट को HIV के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान हो जाएगी और उसको फंक्शनल क्योर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये संभावना मुझे दिख रही है ये दो थेरेपीज़ के ऊपर से। अभी पहली थेरेपी जो है जो सिर्फ कंडीशनिंग के लिए है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में, यानी कि अभी ये जानवरों पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ये सक्सेस हो जाए तो इंड एनेबलिंग में आएगा, जहाँ पर वो लोग FDA को कहेंगे भाई जानवर में सक्सेस हो गया, आप रिजल्ट देखो, आपको चाहिए तो हम दोबारा करके बता सकते हैं, आप एक बार अप्रूव कर दो तो हमको इंसान पे करना है, और इंसान में करने के लिए हम ये दवा यहाँ बनाएंगे। और ये 2, 3 या 4 लेबोरेटरीज है जहाँ पर पेशेंट्स को क्लिनिकल ट्रायल में रखा जाएगा। अगर आप हमें परमिशन दो तो हम शुरू करें, तो FDA उनको परमिशन देगी, तो वो थेरेपी सिर्फ उसी लेबोरेटरीज में और उस जगह पर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत रिसेंट है टाइमिंग, लेकिन अगर आप देखोगे कि AGT103-T क्योर कैसे होता है, वो शरीर में से CD4 टी सेल निकालते हैं, CD4 टी सेल के अंदर से CCR5 निकाल देते हैं और फिर वो CD4 टी सेल को वापस हमारे शरीर में डाल देते हैं। तो उसकी वजह से HIV के अगेंस्ट थोड़ा फाइटिंग का चांस बढ़ जाता है और फंक्शनल क्योर आ जाता है। इस तरह से AGT103-T काम करती है। लेकिन ये मेथड के साथ हम स्टेम सेल में ही अगर परिवर्तन कर दें तो बॉडी के अंदर ही सब रिपेयर हो जाएगा और जो नए सेल्स आएंगे वो सब CCR5 वगैरह के आएंगे और HIV से बच जाएंगे। तो इस तरह का ये जो मुझे एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लगा कि आप लोगों को बताएं तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप मुझे ये नहीं कहना कि इंडिया में कब आएगी, इसका क्या भाव होगा, व्हाट इज़ द प्राइस, कब मिलेगा, यही सवाल आप हमेशा पूछते हो। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, ये अभी शुरुआत हुई है, इस रिसर्च की शुरुआत अभी हुई है। देखिए ये प्री क्लिनिकल ट्रायल में है कंडीशनिंग एजेंट, और वो दूसरा जो है जो सिकल सेल डिजीज़ का, ये इसका नेक्स्ट वर्जन जो है कैसजेवी का नेक्स्ट वर्जन जो है सिकल सेल डिजीज़ के लिए वो CD117 ADC है, और उसका भी अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। एक बार ये प्री क्लिनिकल सफल हो जाए तो फिर इंड एनेबलिंग होगा, फिर क्लिनिकल ट्रायल में होगा, फिर अप्रूव होगा। तो ये सीक्वेंस है इसका। और तभी तक साइड बाय साइड एक्सिशन बायो का जो काम चल रहा है, आपको याद होगा एक्सिशन बायो का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनका जो जीन डिलीवरी मैकेनिज्म था वो सही जगह पे नहीं पहुंच रही थी, राइट। तो अभी ये लोग इस तरह का एक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जो स्टेम सेल में जाके अगर चेंज कर सकता है, तो शायद एक्सिशन अपना स्ट्रेटजी पूरा बदल दे। HIV वायरस को काटने के बजाय वो स्टेम सेल में जाके मॉडिफिकेशन करके नया CCR5 म्यूटेशन वाला CD4 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें AGT103 और एक्सिशन दोनों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करते हैं और किस तरह से इस नए आइडिया का फ़ायदा उठाते हैं, ये हमें देखना है। और शायद कोई नई कंपनी भी आ जाए जो HIV थेरेपी के लिए इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों आप लोग हमें raj@sharetrack.com में आपका जो सवाल हो हमें भेजिए। हम सिर्फ मेंबर के पास से ईमेल लेते हैं और उनका जवाब हम एक वीडियो में बनाकर हफ्ते के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। जय हिंद।